नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके अपने परिवार लर्न एंड शेयर के साथ बिल्कुल मन लगा के अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो साथियों, आज फिर से एक बार सामाजिक विज्ञान का वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। हमारी एक ही सोच रहनी चाहिए और वो सोच क्या है साथियों कि हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। कि हो जाओ तैयार, अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। दोस्तों, अब सामाजिक बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सामाजिक में मजा आने वाला है। अब सामाजिक में हम अपने समाज के बारे में जानकर समाज को बताने वाले हैं कि समाज में क्या होता है मेरे दोस्तों। तो क्या आप तैयार हैं? तो हम शुरू करें आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में हम लोगों ने जाना था कि श्रीलंका ने किस प्रकार से अपनी समस्या को समाधान देने की जगह क्या करा, और बढ़ा दिया, लड़ाई करा दी, झगड़े करा दी, हिंसा करा दी। ठीक है, तो ये तो क्या है, बहुत गलत काम हुआ। पर आज बेल्जियम क्या करेगा वो हम आज जानेंगे। आप लोगों में बिल्कुल ऐसे एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि अब अगला कदम क्या होगा किताब में और मनीष सर आगे क्या पढ़ाएंगे। तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि बेल्जियम की समझदारी जो है उसके बारे में हम लोग क्या है चर्चा करेंगे। तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेल्जियम की समझदारी, कि बेल्जियम करता क्या है। अब देखो, आपको नाम से ही पता चल गया बेल्जियम की समझदारी, मतलब बेल्जियम कोई ऐसा कदम उठाने वाला है जो समझदारी वाला कदम हो, जो अच्छा कदम हो। तो सर वो ऐसा क्या कदम उठाएंगे वही हम लोग आज पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सबसे पहला काम, सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्या किया? सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। संस्कृति हमें पता है क्या होती है। संस्कृति, विविधता का मतलब क्या है? विविध मतलब बेटा वेराइटीज। हमारे पास काफी चीजें होना, हमारे पास वेराइटीज होना किसी चीज का, कि भाई ये नहीं तो ये और ये नहीं तो ये। जब हमारे पास वेराइटीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधता। अब हमें सांस्कृतिक विविधता क्या है, मतलब क्या है कि भाई हमारे पास एक भाषा बोलने वाले नहीं, दो भाषा, तीन भाषा बोलने वाले लोग हैं। जैसे मैं भारत की बात करूं, हमारे भारत के पास हर चीज में विविधता है। आप भाषा बोलने वालों की बात करो, यहाँ पे तमिल भी बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, मारवाड़ी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। हमारे पास क्या है? भाषाओं की विविधता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? धर्म में विविधता है। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। मतलब हमारे पास क्या है? हर चीज में विविधता है। और यहाँ पे कहाँ पे बेल्जियम में किस प्रकार की विविधता थी? भाषा की विविधता थी। डच बोलने वाले भी हैं, फ्रेंच बोलने वाले भी हैं और 1% जर्मन बोलने वाले भी। इन्होंने क्या करा? अपनी विविधता को स्वीकार करा, उसे कमजोरी नहीं समझा, उसे ताकत समझा। यार ये तो अच्छी बात है ना, हमारे पास वेराइटीज है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इसका अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल करो। तो इन्होंने क्या है? अपनी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया मेरे प्यारे विद्यार्थी। अगला कदम क्या करा? 1970 और 1973 के बीच उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया। अभी संशोधन क्या होता है? संविधान हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है। आधारभूत जो विधि विधान होता है देश का, उसी को हम संविधान कहते हैं। उस संविधान में 4 बार संशोधन किया। संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव करना। ठीक है, संविधान में क्या है? 4 बार बदलाव करे गए। कब करे गए? 1970 से लेके 1993 के बीच में क्या करा गया? बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या किए गए और उस बदलाव का हमारी इस समस्या से क्या लिंक है, क्या जरूरत पड़ी कि ऐसे उन्हें संविधान में संशोधन करने पड़े, तो वो हम लोग जानेंगे। और देखो, ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसमें आप देखो कि किस प्रकार से अब जो दोनों क्षेत्र हैं वो एक नजर आ रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में दोनों प्रकार के लोग रहना शुरू करेंगे और वहां पर बिल्कुल एक अलग ही राजनीतिक स्थिति बन जाएगी। अब देखो, जो बेल्जियम ने जो समझदारी करी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने उसे क्या कहा? बेल्जियम मॉडल। क्या कहा? बेल्जियम मॉडल। उस मॉडल पे क्या काम करा वो देखो। अब बेल्जियम मॉडल ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन करके क्या करा? 4 प्रकार की सरकारें बनाई। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। अरे सर, देश चला रहे हैं या दुनिया को चला रहे हैं? 4 प्रकार की सरकारें। क्या बात है सर, कौन कौन सी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बिल्कुल बता देते हैं। ठीक है, 4 प्रकार की सरकारें कौन सी? सबसे पहली केंद्र सरकार। केंद्र सरकार हमारे देश में भी है, जैसे मोदी जी की सरकार, जो क्या केंद्र सरकार क्या करती है? पूरे देश को चलाती है। ठीक है, फिर आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करती है? जो अपने अपने राज्यों को चलाती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी, तो इनकी सरकार क्या अपने अपने राज्यों को चलाती है। ये दो तो सर हमने हमारे देश में भी देखी है, इनमें तो कोई मजा नहीं आया सर। तीसरी बताओ, तीसरी कौन सी? राजधानी सरकार।
तीसरी कौन सी है? राजधानी सरकार। अब ये राजधानी सरकार क्या है ये बताना सर, ये पढ़ेंगे अपन, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे। फिर है सामुदायिक सरकार। कौन सी है? सामुदायिक सरकार। इसमें क्या है? तो ये दो तो हम फिर भी सुनते हुए आए हैं, पर ये दो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत नहीं है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार को समझते हैं। केंद्र सरकार क्या होती है बेटे? एक ऐसी सरकार होती है जो पूरे देश के लिए बनाई जाती है। उसके निर्णय क्या है? पूरे देश को मानने पड़ते हैं। जैसे आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जो मोदी जी की जो सरकार है, उनकी जो मंत्री है, वो पूरे देश के लिए निर्णय लेते हैं, उनकी बात हम सबको माननी पड़ती है। ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। जो पूरे देश को चलाए वो कौन है? केंद्र सरकार। अब जो वहां पर केंद्र सरकार बनेगी, अब एक क्या होता है? एक प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्री भी बनाता है, जैसे हमारे देश में बनता है, कोई शिक्षा का मंत्री, कोई स्वास्थ्य का मंत्री, ठीक है, कोई गृह मंत्री, कोई कौन सा मंत्री, कोई कौन सा मंत्री, वो मंत्री बनाते हैं। तो ऐसे क्या होगा? बेल्जियम में भी होगा। अब आ जाओ बेल्जियम में क्या हुआ? केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या कैसी होगी? बराबर होगी। बहुत बड़ी बात है। कैसी होगी? बराबर। जो केंद्र सरकार होगी उसमें मान लो कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब मंत्री मान लो भाई 40 मंत्री बने। कितने मंत्री बने? 40 मंत्री बने। अब ये मान लो 19 क्या करें? डच के बना दिए, 19 ही फ्रेंच के बनेंगे, और मान लो 2 जर्मन के भी बना दिए। जर्मन की वैसे आपकी किताब में चर्चा करी नहीं है, पर फिर भी हम मान के चलते हैं, क्योंकि वो उनको भी प्रतिनिधित्व देंगे, उनके ऊपर भी किसी प्रकार की मन में निराशा नहीं छोड़ेंगे। तो बराबर, मतलब डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को तो क्या बराबर मंत्री मिलेंगे। आई बात समझ? इससे क्या दिख रहा है कि ना तुम बड़े हो ना हम बड़े, ठीक है, ना तुम पिछड़े हो ना हम पिछड़े, हम दोनों बराबर है। तो अब मंत्री बराबर होने का मतलब क्या है? कोई भी काम होगा तो बराबर का ही होगा। आई बात समझे? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, किसी विशेष कानून, अब ये कानून कौन बनाता है? कानून संसद बनाती है। संसद में कौन बैठते हैं? लोग बैठते हैं जिनको आप चुनते हो, ठीक है। किसी विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों कौन होता है बेटा? जो संसद में बैठते हैं, जिनको आप चुन के भेजते हो, उन्हें हम सांसद कहते हैं, ठीक है। और उन सांसदों को, समूह को सांसदों कहते हैं, ठीक है। तो जो सांसद है का बहुमत उसके पक्ष में हो। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो कोई कानून आया, ठीक है, कोई कानून आता है, और मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं? 500 लोग उनकी संसद में बैठे हुए। कितने लोग बैठे हुए? 500 लोग उनकी संसद में बैठे हुए। इनमें से हम मान के चलते हैं कि भाई 250 कौन है? डच वाले हैं, और 250 फ्रेंच वाले हैं, ठीक है। अब कोई कानून को बनाना है, उनको कानून को बनाना है, तो इन लोगों के भी हाँ होनी चाहिए, इनकी भी हाँ होनी चाहिए, ठीक है। दोनों समूह की हाँ होनी चाहिए। मान लो इस समूह ने तो कह दिया नहीं नहीं कानून नहीं बनेगा, तो फिर नहीं बनेगा। कभी इन्होंने कह दिया ये राजी हो जाए और ये मना कर दे, तो भी कानून नहीं बनेगा। कानून दोनों तरफ से बहुमत होना चाहिए, दोनों तरफ से मेजोरिटी पास होनी चाहिए कि हाँ भाई आप कानून बना लो, तभी कानून बनेगा। आई बात समझे? इससे क्या हुआ कि जो पूरे देश के लिए जो भी कानून बनेंगे उसमें क्या होगा? दोनों पक्षों को, दोनों समुदायों को ध्यान में रख के कानून बनाया जाएगा। ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि किसी एक समुदाय की संस्कृति की हानि हो या उसको नुकसान हो। आई बात समझ में? ये हमने किसकी बात करी? केंद्र सरकार की बात करी। अब आगे बढ़ते हैं राज्य सरकार की तरफ। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। अब ये राज्य सरकार का जो अपने क्षेत्र में, जहां पे डच ज्यादा रह रहे हैं वहां पे, जहां फ्रेंच ज्यादा रह रहे हैं वहां पर भी क्या है? वहां राज्य है। जैसे अपने यहाँ पे बिहार, राजस्थान, यूपी, वहां पर भी राज्य है, तो वहां पर भी सरकारें बनेंगी। अब वो सरकारों को क्या करा गया? कुछ केंद्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। भाई आज से ये काम केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार ही करेगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। अधीन का मतलब क्या है? अधीन का मतलब है उनके नीचे नहीं रहेगी, उनके अंडर में नहीं रहेगी। ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अपने राज्य में अपने हिसाब से काम करेंगे, केंद्र की नहीं सुनेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे बोला ये सरकार पूरे देश के लिए है, तो और ये आप यहाँ पे कह रहे हो ये केंद्र की सुनेंगे नहीं, तो मामला कैसा है? देखो बच्चों, क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे विशेष मुद्दे होते हैं जो जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है, जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है ना, उसमें उनको केंद्र की सुनने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैं आपको अपने भारत का उदाहरण देता हूं। किसका? मैं आपको अपने भारत का उदाहरण देता हूं। अब भारत में क्या है? जो नोट कौन से, जो पैसे वाले नोट आते हैं, वो नोट छापने की, वो नोट बनाने की इजाजत किसको है? सिर्फ केंद्र सरकार को। अब ये नोट और कोई नहीं छपवा सकता, सिर्फ केंद्र सरकार छपवाएगी। क्यों छपवाएगी? क्योंकि आप अगर हर राज्य अपने अलग अलग नोट बनाने लगे तो फिर देश में नोट नहीं चलेंगे, वो दिक्कत हो जाएगी। तो नोट बनाने का काम किसके पास है? इनके पास है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का काम किसका है?
केंद्र सरकार का है, ठीक है भाई। फौजी क्या करेंगे, मिलिट्री कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये सारे काम कौन डिसाइड करेगा, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। अब राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार का जैसे पुलिस, मान लो पुलिस का काम राज्य सरकार का है भाई, कितनी पुलिस हमें लेनी है, कितनी भर्ती करनी है, कितनी नहीं करनी, ये सारे काम पुलिस से जुड़े हुए जो भी कानून बनेंगे वो राज्य सरकार बनाएगी। अब पुलिस वाले मामले में केंद्र सरकार बीच में आकर नहीं बोलेगी। आई बात समझ में? तो केंद्र सरकार अपने काम करती है और राज्य सरकार अपने काम करती है, और जो राज्य सरकार अपने काम करे उसमें केंद्र बीच में कोई परेशानी नहीं करता। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर इन दो के बारे में तो हमने बहुत सुना है, अब आज जल्दी से आप तीसरी बता दो। तीसरी कौन सी? तीसरी है मेरे प्यारे बच्चों राजधानी सरकार। अब एक सरकार पूरे देश को चला रही थी, एक सरकार राज्य को चला रही थी, अब जो राजधानी की सरकार है वो ब्रुसेल्स में चलेगी। वो किसको चलाएगी? ब्रुसेल्स को चलाएगी। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग से सरकार होगी और दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? समान प्रतिनिधित्व होगा, मतलब बराबर होंगे। अब अगर राजधानी में ब्रुसेल्स में सरकार बनती है और 100 लोग होते हैं तो 50 तो होंगे डच के और 50 होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फ्रेंच के। दोनों को बराबर समान बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, ये राजधानी के काम को संभालेगी, राजधानी के काम को संभालेगी, राजधानी में क्या होगा क्या नहीं होगा। चौथी आ जाते हैं सामुदायिक सरकार। अब देखो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। देखो अब मान लो, देखो डच बोलने वाले लोग डच भाषा की सामुदायिक सरकार बनाएंगे। मतलब क्या होगा, जैसे आप डच भाषा की सामुदायिक सरकार बना रहे हो तो उसमें कौन वोट डालेगा? सिर्फ डच भाषा के लोग वाले वोट डालेंगे, चाहे वो कहीं भी रहते हो, फ्लेमी क्षेत्र में रहते हो चाहे वेलोनिया क्षेत्र में रहते हो, पर वोट उसी के लिए डालेंगे। फ्रेंच भाषी लोगों का सामुदायिक सरकार बन रही है तो सिर्फ फ्रेंच भाषा वाले लोग ही क्या है वोट डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस सरकार को। अब इस सरकार का काम क्या है? उन तीन का तो समझ में आ गया सर। इसका काम क्या है? इसका काम यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सरकार को अपनी भाषा, संस्कृति, शिक्षा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। मतलब भाषा के लिए, संस्कृति के लिए और शिक्षा के लिए काम करेगी, ठीक है, कि भाई हमारे लोगों को भी शिक्षा में बराबर का अधिकार मिले, हमारी संस्कृति को बचा रहे, हमारी भाषा पे किसी प्रकार का खतरा नहीं हो। मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे? अपने अधिकारों के लिए बात करेंगे, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की जो ताकत है वो इन्हीं के पास रहेगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारत में हम बात करते हैं। भारत में जैसे महिलाओं के संगठन होते हैं तो वो महिलाओं के संगठन क्या करते हैं कि भाई महिलाओं पर अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो सरकार से बात करें और अधिकारों की मांग करें। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके भी क्या होते हैं? संगठन होते हैं। तो उन संगठनों को चुनता कौन है? उसी समाज के, उसी वर्ग के लोग चुनते हैं और फिर वो क्या करते हैं? उनके लिए अधिकारों की मांग करते हैं। उसी प्रकार से बेल्जियम में क्या है? सामुदायिक सरकार है। आई बात समझिए दोस्तों, इस सरकार को उसी समुदाय के लोग चुनेंगे जिसका वह हिस्सा है। मतलब डच भाषा की सामुदायिक सरकार को सिर्फ डच भाषी लोग ही चुनेंगे। यहां तक बात आई या नहीं आई समझ में? आपको केंद्र सरकार क्या करेगी? पूरे देश को चलाने के लिए चुनी गई है। राज्य सरकार एक राज्य को चलाने के लिए, राजधानी सरकार ब्रुसेल्स के लिए नियम कायदे कानून बनाएगी और सामुदायिक सरकार अपने समुदाय को, देखो सामुदायिक, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने समुदाय की संस्कृति को बचाने के लिए क्या करेगी? काम करेगी प्यारे बच्चों। यहां तक की बात दिमाग खोल के बिल्कुल अच्छे से डाल लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हर चीज सामाजिक की समाज में काम आने वाली है और जिस समाज में हम रहते हैं उसमें काम आने वाली। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी की किताब में एक क्या है ये दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ, उस पिक्चर को समझाने की कोशिश करता हूं। ये पिक्चर में क्या आपको एक कार दिखाई गई, एक गाड़ी दिखाई गई। उस गाड़ी में दो स्टीयरिंग है, एक इधर से चलने वाला और एक इधर से चलने वाला। पर सर हर गाड़ी में तो एक ही होता है, यहाँ पर दो क्यों है और दो दिए हैं? तो क्या दिखाना चाहता है वो समझो मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस कार्टून में जर्मनी की एक समस्या का संकेत किया गया है। कहां की? जर्मनी की समस्या का, बेल्जियम की नहीं, जर्मनी। जर्मनी क्या है? बेल्जियम का पड़ोसी देश है। अब देखो वहां क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एक पार्टी तो कौन सी है? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। दूसरी कौन सी है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों की गठबंधन सरकार है। अब सर ये गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार वो होती है दोस्तों जब, देखो क्या होता है, जैसे आप मान लो कि हमारी जो संसद है, जैसे किसी देश की संसद है, वहां पे 100 लोग बैठ सकते हैं। उन 100 में से आपको सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 51 सीटों पे जीतना होता है। ठीक है, अगर
वो कोई भी पार्टी नहीं जीत पाती है। मतलब मान लो किसी पार्टी ने 30 जीत ली, किसी ने 21 जीत ली, किसी ने 15 जीत ली, इस प्रकार से जीत ली, तो इनमें से तो किसी की सरकार नहीं बन सकती सर। फिर क्या करते हैं, जैसे ये दो पार्टी मिलके क्या करते हैं, सरकार को बना लेते हैं। ये चीज वैसे दूसरा जब हम अध्याय पढ़ेंगे और भी अच्छे से समझाऊंगा आपको, पर अभी सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं कि गठबंधन सरकार क्या होती है। दो पार्टियां, दो दल मिलके क्या है, सरकार बनाते हैं। जब एक दल को क्या है, पूरा बहुमत नहीं मिलता हो, पूरी सीटें ना मिलती हो सरकार बनाने के लिए, तो इन दोनों पार्टियों ने क्या करा, अपनी मिलके सरकार बनाई। अब देखो सर बनाई तो बनाई, उसमें दिक्कत क्या, कोई बात नहीं, दिक्कत भी जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से मतलब अपने पुराने समय में, पहले के समय में ये पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही है। प्रतिस्पर्धी मतलब बिल्कुल कॉम्पिटिटर, ठीक है ना। तो ये पार्टी उसको देखना पसंद करती है, ना ये पार्टी उसको देखना पसंद करती है। ये चाहती है वो हारे, वो चाहती है ये हारे, एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्पिटिटर पार्टी है। पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2005 में दोनों पार्टियों को ही क्या हुआ, बहुमत नहीं मिला। क्या नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला। बहुमत क्या होता है, देखो आपको बता देता हूं। हर शब्द का मतलब होता है बहु, मतलब बहुत, और मत क्या होता है, मत को हम लोग क्या कहते हैं, वोट। ठीक है, क्या कहते हैं, वोट। तो मतलब सरकार बनाने के लिए उनको वोट ही नहीं मिले उतने, या उतनी सीटें नहीं मिली जितनी कि उन लोगों को चाहिए थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हुआ, 2005 के चुनावों में इन दोनों में से किसी को अपने बूते सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला, इसलिए इन्हें गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। आई बात समझ में। इसलिए यहां पर दो स्टीयरिंग दिखाए गए, एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी और एक तरफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों का दिखाया गया कि हम दोनों मिलकर क्या करेंगे, देश को चलाएंगे। ये जो गाड़ी है वो क्या है, देश है। दोनों दल विभिन्न नीतिगत मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहां साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मतलब क्या है, एक सोचता कुछ है और एक सोचता कुछ है, दोनों की सोच अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है। आज तक तो बहुत बिल्कुल लड़ाई करने वाले थे, पर अब आज क्या करा, यार तेरी भी सरकार नहीं बन रही, अरे यार भाई तेरी भी नहीं बन रही, तो चल एक काम करते मिलजुल के बना लेते, ठीक है ना। तो मिलजुल के उन्होंने सरकार बनाई, चाहे वो पहले कितने भी विरोधी रहे हो, कुछ भी रहे हो, पर उन्होंने मिलजुल के सरकार बनाई और क्या करा, जर्मनी को चलाया। अब देखो आपको एक बात और चीज समझने की जरूरत है कि हम लोगों ने श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पढ़ा, ठीक है, और हमने फिर यहां पर बेल्जियम की समझदारी पढ़ी। श्रीलंका ने क्या करा बच्चों, अपनी विविधता को भूल गए। वो उनके पास जो ताकत थी उसको कमजोरी समझा और उसमें एक हिंसक रूप उसने ले लिया। और बेल्जियम ने क्या करा, उसे अपनी ताकत समझा, और यहां तक कि देश में शांति बनाए रखने के लिए, देश को प्यार प्रेम से चलाने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने संविधान में भी बदलाव कर दिया, पर देश में हिंसा नहीं होने दी, ठीक है, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होने दिया। यहां तक कि 4 प्रकार की सरकारें बना दी कि हमारे सभी समुदाय के लोग क्या रहें, खुश रहें, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, हिंसा ना हो। तो ये क्या होता है, ये समझदारी है, ये सत्ता की साझेदारी का असर है। अगर श्रीलंका भी सत्ता की साझेदारी कर लेता तो ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्या करा, सत्ता की साझेदारी के लिए सत्ता को बांट लिया, ठीक है। डच में और फ्रेंच वालों ने अपनी अपनी सत्ता को बांट लिया, उससे क्या हुआ, शांति रही, ठीक है दोस्तों। अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सत्ता की साझेदारी का महत्व। हम इतने समय से ये पढ़ रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, उसके फिर देशों की कहानी। ये सत्ता की साझेदारी इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों सर, क्या इसमें इतनी इंपॉर्टेंस है, वो आप हमें बताओ। तो वही अब हम लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पहले एक शब्द है बस, ज्यादा नहीं, आज ज्यादा शब्द नहीं है, सिर्फ एक शब्द है, वो समझ लो, और फिर उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। शब्द क्या है, युक्तिपरक। क्या शब्द है बच्चों, युक्तिपरक। इस शब्द को भी बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा देता हूं। युक्ति का मतलब क्या होता है, आइडिया। क्या होता है, आइडिया। ये शब्द मैं आपको इंग्लिश में समझा रहा हूं क्योंकि इंग्लिश में इसका अच्छा ट्रांसलेशन। आइडिया, हम कोई आइडिया सोचते हैं तो आइडिया से किसी को काम को करो। जब हम आइडिया सोचते हैं तो हम उसके आगे तक की सोच लेते हैं, यार इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। हम आइडिया में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आ जाता है। तो युक्तिपरक क्या है, एक आइडिया ही है। हानि लाभ का सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। मतलब क्या है, हम हानि भी सोचेंगे, भाई इससे हमें क्या क्या नुकसान होगा, लाभ भी सोचेंगे, इससे हमें क्या क्या फायदा होगा, सब कुछ सोच के सारा बिल्कुल बराबर करके सावधानी से हम क्या फैसला लें, उसी फैसले को हम लोग क्या कहते हैं, युक्तिपरक कहते हैं। अब एक तरफ युक्तिपरक है तो दूसरी तरफ कौन सा है, नैतिकता है। दूसरी तरफ नैतिकता है। तो पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर इसके उलट होता है। नैतिकता का जो फैसला वो बिल्कुल उल्टा होता है। नैतिकता क्या होती है, नैतिकता क्या है, हमारे सिद्धांत क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, ठीक है। हम जब, जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी के पैर छूते हैं, वो कहते हैं अच्छे बच्चे हैं,
ये हमारे संस्कार है, ये हमारी विचारधारा है, हम नैतिक है। तो नैतिकता क्या होती है? हमारे सिद्धांत होते हैं, ठीक है, हमारे बारे में बताते हैं, ठीक है। पर युक्ति पर क्या होता है? हमारा आइडिया होता है, हमारी सोच होती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, उसमें ये नुकसान है, ये फायदा है। पर नैतिक क्या होता है? बिल्कुल अपने विचारधारा है, हमारी सोच है। इस पर और भी जान। अब जो कुछ विद्वान लोग हैं उन्होंने क्या करा? 2 तर्क दिए। किस पे? सत्ता की साझेदारी के बारे में, कि ये अच्छी है, क्यों अच्छी है वो जानते हैं। पहला जो तर्क है वो है युक्ति परक तर्क, जिस पे अभी अपन लोग चर्चा कर रहे थे। कौन सा है? युक्ति परक तर्क। इसमें क्या है? युक्ति परक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है। किस पर जोर देता है? परिणामों पर जोर देता है। मतलब क्या है? आपने कोई आइडिया सोचा, आपने सोच लिया इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, जो सब कुछ आपने पूरा दिमाग लगा के सब कुछ सोचा है ना, ये किस पे आखिर में रिजल्ट पर जोर देगा, आपके परिणाम पर जोर देगा, ठीक है। तो युक्ति परक जो तर्क होता है वो किस पर जोर देता है? परिणाम पर जोर देता है, ठीक है। आई बात समझे? ये आपके फाइनल रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, आपके परिणाम को प्रभावित करेगा। आई बात समझे? दूसरा कौन सा है सर? नैतिक तर्क। नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे अंतर्भूत महत्व को बताता है। अंतर्भूत महत्व बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको बताता है। जो सत्ता के बंटवारा की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको, अब जैसे आप हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता क्या बताते हैं? हमारे बारे में बताता है। भाई मैं किसी के पैर छूता हूं तो वो क्या कहेगा? यार ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, वो मेरे संस्कार दिखा रहा है, मेरी संस्कृति को दिखा रहा है, ठीक है, वो मेरा महत्व बता रहा है कि ये बच्चा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है? नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को महत्व दिखाता है, इंपॉर्टेंस दिखाता है। और ये क्या कर रहा है? फाइनल रिजल्ट पे बात कर रहा है, फाइनल रिजल्ट को प्रभावी दिखा रहा है। आई बात समझ में? तो सत्ता की साझेदारी का महत्व, इस पर और आगे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी देश, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी देश सत्ता की साझेदारी को अपनाता है तो सबसे पहला फायदा तो क्या है? सामाजिक समूह के बीच कोई टकराव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? किसी भी प्रकार का टकराव नहीं होगा। बेल्जियम ने सामाजिक सत्ता की साझेदारी को अपनाया, किसी प्रकार का कोई टकराव हुआ, किसी प्रकार की कोई लड़ाई हुई, किसी प्रकार का कोई घरेलू हुआ, युद्ध हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके विपरीत श्रीलंका ने नहीं अपनाया, सब कुछ हुआ, आप सबने देखा, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। अब ये स्थायित्व क्या होता है? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप बात समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे आज आप भारत का उदाहरण लीजिए, आज सरकार है, जैसे मान लीजिए मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, सरकार है लोगों। अगर रोज देश में दंगे होंगे, रोज देश में हिंसा होगी, रोज देश में आंदोलन होंगे, उससे क्या होगा? सरकार काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी, ठीक है। सरकार के पास स्थायित्व, स्थायित्व मतलब क्या है? स्थायित्व, बिल्कुल फिक्स, स्टेबिलिटी, बिल्कुल फिक्स होकर काम करना, बिल्कुल हाँ कि भाई अब मेरे पास किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हम फिक्स है और हमें काम करना है। पर क्या है, जब दंगे होते हैं देश में, जब हिंसा होती है देश में, तो सरकार का ध्यान उस पर चला जाता है, पुलिस को भेजने पे, लोगों को बचाने पे, उन सब पे। तो उससे क्या होता है? सरकार सही से काम नहीं कर पाती और जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थायित्व नहीं रहती। सरकारों को बार बार में बदलना पड़ता है, सरकारें हट जाती हैं, लोग विरोध करते हैं कि इस सरकार को हटाओ, उस सरकार को हटाओ। तो उससे क्या होता है? राजनीतिक व्यवस्था है ना, वो अस्थिर हो जाती है, डगमगा जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि श्रीलंका में स्थिति हो रही थी। सत्ता में साझेदारी न देना अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक समुदाय के लिए भी खतरा है, ठीक है। किसके? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तो खतरा है, ये तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार से भाई उन लोगों को न राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे हैं, न शैक्षणिक अधिकार दिए जा रहे हैं, न आर्थिक अधिकार दिए जा रहे हैं, न उनको अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार दिया। अल्पसंख्यकों को तो खतरा है, पर बहुसंख्यकों को कैसे खतरा है? तो देखो, बहुसंख्यक समुदाय को भी खतरा। बहुसंख्यक समुदाय को खतरा क्यों है सर? देखो, बहुसंख्यक समुदाय में भी क्या होता है कि जब एक ही एक समुदाय बार बार में राज करता है, और उसमें भी क्या होता है कि विशेष एक ही प्रकार के लोग क्या है राज करते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी क्या सोचते हैं कि नहीं यार, ये एक ही लोग राज कर रहे हैं, तो बार बार में क्या होगा? उन्हीं के ऊपर क्या होगा? दबाव बनेगा, और एक दिन ये बहुसंख्यक समुदाय भी क्या है? बट जाएगा, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय भी क्या होता है? टूट जाता है, और उसके लिए भी क्या हो जाता है? वो खतरा ही बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी न देना अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ क्या है? बहुसंख्यक समुदाय में के लिए भी खतरा है। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लो सिन्हाला है, सिन्हाला ने बहुसंख्यकवाद के आधार पर स्थिति बनाई। अब अगर वो बहुसंख्यक में भी क्या कर दे कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को बोले प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तो क्या होगा? भाई 2 साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा, 10 साल चल जाएगा, 20 साल चल जाएगा, पर एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब वहां की महिलाएं जागेगी, भाई भाई अब तो हमें भी क्या चाहिए? सत्ता में बराबर का अधिकार चाहिए। तो समुदाय तो बहुसंख्यक था,
पर उसमें भी क्या हो गया, फूट डल गई, वो भी खतरा बन गया। तो बहुसंख्यकवाद के आधार पर बनाई गई सरकारें कभी भी नहीं चलती दोस्तों। अब देखो, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। हमने शुरुआत में जब पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बोला था, लोक का मतलब क्या है, जनता है। क्या है? जनता है। और इस जनता का मतलब यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जनता में हर प्रकार का इंसान आता है। जो हमारे समाज पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान भी है ना, वो भी जनता है। हमें जनता में भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम जनता में भेदभाव करेंगे तो वो जनता क्या होगी, सड़कों पर उतरेगी, जिससे कि क्या होगा, देश को नुकसान होगा। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है, मतलब जनता की आत्मा है। ठीक है, जनता की व्यवस्था की आत्मा है। आप जनता के सभी वर्गों को अगर बराबर का अधिकार दोगे, उनको बराबर सत्ता में मौका दोगे, साझेदारी दोगे, तो उससे क्या होगा कि सब कुछ सही चलेगा, आत्मा को शांति मिलती रहेगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का महत्व ही सत्ता को बांटना। क्या है लोकतंत्र का इंपोर्टेंस? क्या है भाई? हमने लोकतंत्र में क्या बोला, जनता की व्यवस्था। तो जनता में सब आ रहे हैं। ठीक है, ऊंची जाति के लोग भी हैं, छोटी जाति के लोग भी हैं, एक धर्म के लोग भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं, पुरुष भी है, महिला भी है, श्वेत गोरे रंग के लोग भी हैं, काले रंग के लोग भी, सभी प्रकार के लोग हैं। और उन सभी प्रकार के लोगों को अगर हम लोग क्या करें, सत्ता में बराबर की साझेदारी दे देते हैं, तो उससे क्या है, लोकतंत्र का महत्व बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, वैध सरकार का मतलब, ठीक है, एक बहुत अच्छी सरकार। ठीक है, अच्छी सरकार वही होती है जो क्या करती है कि सभी समूह को सरकार से जोड़ती है, शासन से जोड़ती है। ठीक है, किसी समूह को अलग ना करे। ठीक है, वही क्या होती है, एक अच्छी सरकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों होती है। तो हम लोगों ने क्या है, ये चीज समझी कि सत्ता की साझेदारी का महत्व क्या है। हाँ, अब हमारे सामने क्या है, पूरी तरीके से श्रीलंका की भी कहानी है और बेल्जियम की भी कहानी। ठीक है, अब श्रीलंका की कहानी में हमने देखा खूब प्रकार की हिंसा हुई, खूब प्रकार की लड़ाइयाँ हुई, पर बेल्जियम में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने सत्ता की साझेदारी को अपनाया। अगर सत्ता की साझेदारी को अपना के हम सभी समूह को, सभी वर्गों को अगर बराबर के अधिकार देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उससे क्या होता है, देश में शांति बनी रहती है। और वो शांति से क्या होता है, देश जल्दी प्रगति करता है, देश जल्दी आगे बढ़ता है दोस्तों। तो इसलिए क्या है, सत्ता की साझेदारी का महत्व है। अब आगे हम ये जानेंगे कि ये जो सत्ता की जो साझेदारी, इसको किस किस रूप में बांट सकते हैं, किस किस रूप में लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, यह हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रही हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे। अच्छा भी लगे तो आप उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें और आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।